मनीष अपनी पत्नी अश्विनी के साथ कमरे में तैयार हो रहा होता है। वहीं पूरा परिवार भी ऑफिस के एक इवेंट में जाने के लिए अपने अपने कमरों में तैयार हो रहा होता है। अरे जल्दी तैयार करो सबको, हमें ऑफिस की पार्टी में जाना है। हमारे राघव की ऑफिस की पार्टी है, देर नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बस तैयार हो रहे हैं। मैं खुद तैयार हो रही हूँ और बच्चों को भी देख रही हूँ, कोई कमी थोड़े छोड़ूंगी। मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो पूरा फाउंडेशन लगाकर और बढ़िया मेकअप करके तैयार हो गई हूँ। देखो मैं कितनी चमक रही हूँ। वाह कीर्ति, तू तो वाकई पूरी चमक रही है। बिल्कुल ऐसी ही चमक और ऐसा ही रंग गोरा मुझे बहुत पसंद है। हमारे परिवार की शान है, हमारा रंग है। पूरा परिवार अच्छे से सज धज कर राघव की ऑफिस पार्टी में आता है। वहां का माहौल बहुत शानदार है, संगीत बज रहा है और शहर के बड़े लोग मौजूद हैं। देखा मनीष जी, सबसे ज्यादा चमक हमारे ही परिवार की है। सब लोग हमारे ही रंगों और हमारी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। भाई वाह मनीष जी, क्या चमक है आपके पूरे परिवार में। सच में पूरा परिवार चांद की तरह चमक रहा है। बहुत अच्छा लगा आप सबको यहाँ पर देखकर। तभी वहां कृष्णलाल की बेटी सेजल अपने माता पिता के पास आती है। सेजल का रंग काफी गहरा काला है, जो राघव के परिवार के बिल्कुल विपरीत है। आ गई मेरी प्यारी बेटी, तुम यहाँ आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कितनी रौनक है यहाँ। हाँ माँ, मैं आ गई। सच में आप लोगों ने बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मुझे यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है। भाई ये काली कलूटी कौन है? इस गोरे लोगों की पार्टी में ये कोयले जैसी लड़की कहाँ से आ गई? कीर्ति धीरे बोल, ये मेरे बॉस कृष्णलाल जी की बेटी है। इनका नाम सेजल है। क्या ये उस अमीर आदमी की बेटी है? राघव इधर आ मेरे साथ, मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। अश्विनी राघव को पार्टी के कोने में खींच कर ले जाती है, जहाँ कोई उनकी बात न सुन सके। क्या हुआ माँ, तुम मुझे अचानक इस तरह कोने में क्यों खींच कर लाई हो? कोई खास बात है क्या? अरे पागल, तेरे पास इतना सुनहरा मौका है और तूने अभी तक मुझे बताया भी नहीं। तू कितना भोला है। कौन सा सुनहरा मौका माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किस बारे में बात कर रही हो? देख राघव, ये लड़की सेजल कितनी काली है और हमारा पूरा परिवार रंग में इससे कितना ज्यादा गोरा है। अगर हम तेरी शादी इससे करवाते हैं या शादी का प्रस्ताव डालें तो तेरा बॉस कृष्णलाल तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी काली बेटी को कोई गोरा लड़का नहीं मिलेगा। क्या माँ, तुम सच में ये सोच रही हो कि मैं इस काली कलूटी से शादी करूंगा? अरे नहीं माँ, कभी भी नहीं। मेरा स्टैंडर्ड इतना नीचे नहीं गिरा है। बेटा बात को गहराई से समझ। अगर तू इस काली लड़के से शादी कर लेगा तो इसके बाप की सारी प्रॉपर्टी और पैसा तेरा हो जाएगा। एक बार शादी हो जाए फिर हम इसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे, और अगर इसने ज्यादा चूं चूं की तो इसे मार देंगे या इतना परेशान करेंगे कि ये खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। अच्छा, ये प्लान तो जबरदस्त है। प्रॉपर्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर माँ इसके लिए मुझे पहले इसे अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा ना। ये चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, पर है तो अमीर घर की बेटी। अरे थोड़े नखरे तो इसके उठाने ही पड़ेंगे। पूरा परिवार मिलकर तय करता है कि राघव सेजल को अपने प्यार के झांसे में लेगा। तभी पार्टी में खाना शुरू होता है और एक वेटर खाना लेकर आता है। मैम, आपको पूड़ियां चाहिए? कितनी पूड़ी दूं आपको? नहीं चाहिए तेरी पूड़ी, तू खुद ही खा। देख तो अपना रंग कितना काला है। अरे भाई वेटर, तू क्या धूप में ही पैदा हुआ था? इतना काला क्यों है तू? अरे मुझे तेरे हाथ की पूड़ी बिल्कुल नहीं खानी। रंग भेद से वेटर निराश होकर वहां से चला जाता है। पार्टी खत्म होती है और सब अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राघव ऑफिस की पार्किंग में आता है और सेजल की स्कूटी का टायर पंक्चर कर देता है। कुछ देर बाद सेजल ऑफिस से बाहर आती है। ओह शिट यार, ये मेरी स्कूटी अचानक पंचर कैसे हो गई? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे सेजल जी, क्या हुआ? आप यहाँ इतनी परेशान क्यों खड़ी हैं? कोई समस्या है क्या? देखिए ना राघव जी, मेरी स्कूटी पंचर हो गई। समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मैकेनिक कहाँ ढूंढूं। कोई बात नहीं सेजल जी, आप परेशान मत होइए। आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी बाइक पे आपको घर छोड़ देता हूँ। सेजल राघव की बातों में आ जाती है और उसकी बाइक पर बैठ जाती है। राघव उसे जानबूझकर एक सुनसान सड़क पर लाता है, जहाँ 4 गुंडे उनकी बाइक के सामने आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। ए लड़के, कौन है ये लड़की तेरे पीछे? इस छमिया को यहीं छोड़ और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी मजाल कि तूने इसे हाथ भी लगाया। तेरा हाथ तोड़कर तेरे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। अच्छा, ये हीरो बन रहा है लड़की के सामने। अभी बताता हूँ तुझे। लड़को मारो इसे। कालिया, कालू और उनके साथी राघव पर हमला कर देते हैं। राघव जानबूझकर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो अकेले लड़ रहा है, जबकि ये सब उसका प्लान था। राघव जी प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, हम यहाँ से चलते हैं। इन्हें कुछ पैसे दे दीजिए, पर झगड़ा मत कीजिए। सेजल जी, इनकी हिम्मत कैसे हुई आपको कुछ कहने की? मैं आज इन गुंडों को सबक सिखाकर ही दम लूंगा। राघव गुंडों की पिटाई करने का नाटक करता है। वहीं सेजल पास के पेड़ से टहनी तोड़ती है और गुंडों पर बरस पड़ती है। तभी कालू अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है। ए, मुझे मारती है? अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ, ये ले।
कालू चाकू से सेजल पर वार करने का नाटक करता है, लेकिन राघव बीच में आकर चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। भाग जाओ यहां से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। गुंडे डरने का नाटक करते हुए वहां से भाग जाते हैं। सेजल राघव के हाथ से खून निकलता देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। राघव जी, आपने मेरी जान बचाने के लिए खुद का खून बहा दिया, आपको बहुत चोट लगी है। अरे कोई बात नहीं सेजल जी, आपकी सुरक्षा के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गम नहीं है, कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूं। सेजल भावुक हो जाती है और अपनी चूड़ी की लेस या पल्लू फाड़कर राघव के हाथ पर पट्टी बांधती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेजल अपने घर में फोन करके राघव से मुस्कुराते हुए बात कर रही होती है, तभी उसकी माँ मीनाक्षी वहां पर आ जाती है। सेजल, आज तक मैंने तुझे कभी इस तरह किसी से मुस्कुराकर बात करते नहीं देखा। कौन है ये खुशनसीब? माँ, ये हमारे ऑफिस का राघव है। पता है आपको, उस दिन राघव ने अकेले 4 गुंडों से मुकाबला किया और मुझे बचाया। उसने मेरे लिए अपने हाथ पर चाकू का वार तक झेल लिया। कुछ और दिन बीतते हैं। राघव सेजल को एक कॉफी कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। सेजल, अरे सच कहूं तो मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ और आप मालिक की बेटी हो, पर मैं मन ही मन आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या आपके पापा हमारी शादी के लिए मानेंगे? राघव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर कह नहीं पाई। अब जब तुमने कह दिया है तो तुम घर रिश्ता लेकर आओ, मैं पापा को मना लूंगी। अगले दिन राघव अपने घर सबको बताता है और सेजल अपने माता पिता को। कृष्णलाल राघव को पसंद करते हैं क्योंकि वो मेहनती दिखता है। देखिए राघव, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो ठीक है, पर मेरी बेटी के रंग से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि बहुत से रिश्ते रंग की वजह से टूट गए हैं। नहीं, हमारे परिवार में रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आपकी बेटी हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। धूमधाम से राघव और सेजल की शादी होती है। सेजल दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है, तभी पड़ोसन कांति वहां आती है। ये क्या अश्वनी बहन, इतनी काली कलूटी बहू लेकर आई हो? तुम्हारा पूरा परिवार इतना गोरा और ये बहू कोयले जैसी। कांति, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहू को काली कहती है? ये रंग का भेदभाव हमारे यहाँ नहीं चलता, आइंदा ऐसी बात मत करना। सेजल को लगता है कि उसे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। वो गृह प्रवेश करती है और राहुल उसका स्वागत करता है। भाभी, आप किसी की बात मत सुनिए, आप बहुत सुंदर हैं। मुझे और भैया को आप बहुत अच्छी लगती हो। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा था यहाँ भी रंग को लेकर ताने मिलेंगे, पर आपने मुझे अपना लिया। चलिए भाभी, मैं आपको भैया के कमरे में छोड़ देती हूँ, आज से ये घर आपका है। अगली सुबह सेजल अपनी पहली रसोई में सबके लिए खाना बनाती है और सबको प्यार से परोसती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, दिल खुश हो गया। अब से तो मैं रोज अपनी बहू के हाथ का ही खाना खाऊंगा। जरूर पापा जी, मैं आपके लिए रोज अच्छा खाना बनाऊंगी, आप बस आदेश दीजिएगा। बहू, अब तू तैयार हो जा, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, सब लोग तुझे देखने आएंगे। सेजल तैयार होकर हॉल में बैठती है। पड़ोस की औरतें उसे देखने आती हैं और उसकी तारीफ करती हैं कि ससुराल वाली कितने महान है। इस काली ने मेरे राघव को फंसा लिया, पर कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, पर तो राघव मेरा ही होगा। कुछ दिन बाद राघव कुछ पेपर्स लेकर सेजल के पास आता है और उसे अपनी बातों में फंसाता है। सेजल, मैं एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई गारंटर नहीं है, क्या तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगी? हाँ राघव, क्यों नहीं, तुम्हारी तरक्की में ही मेरी खुशी है, लाओ मैं साइन कर देती हूँ। सेजल बिना पढ़े प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर देती है। उसी रात पूरा परिवार हॉल में जश्न मनाता है। अरे वाह बेटे, क्या खेल खेला है तूने। अब उस काली कलूटी की सारी प्रॉपर्टी और पैसा हमारा हो जाएगा। हाँ, अब उससे अच्छा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम उसे इतना तंग करेंगे कि वो खुद भाग जाए और मैं शनाया से शादी कर लूंगा। अगले दिन सेजल के माता पिता कृष्णलाल और मीनाक्षी उससे मिलने ससुराल आते हैं। अरे पापा, माँ, आप लोग आइए, बैठिए, सोफे पर बैठिए। वैसे आप लोगों का मेरे ससुराल कैसे आना हुआ? अरे भाई, गर्मियों का सीजन चल रहा है, सोचा 1-2 किलो आम लेकर अपनी बेटी के ससुराल आते हैं, पर रास्ते में कहीं अच्छे पक्के आम नहीं देखे। कोई बात नहीं पापा, फिर कभी ले आइएगा। और वैसे भी अभी बारिश कहाँ हुई है कि बाजार में आम आएंगे। ए काली कलूटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इन भिखारियों को हमारे घर के सोफे पर बिठाया, चल बाहर निकाल इन्हें। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरे माता पिता हैं, आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? तेरा होश ठिकाने लगाती हूँ अभी। तू हमारे घर में नौकरानी बनकर रह रही है, यही बहुत है। भूलिए मत, आपका बेटा मेरे ऑफिस का एक मामूली कर्मचारी था। मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। अरे कौन सा ऑफिस, अब सब कुछ मेरा है। सेजल ने कल सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। तुमने मुझे धोखा दिया राघव, तुमने प्यार का नाटक सिर्फ पैसों के लिए किया। मैं ये प्रॉपर्टी वापस लेकर रहूंगी। बच्चों के हाथ का लॉलीपॉप है जो तुम मुझसे छीन लोगी। इतनी मेहनत से ये प्रॉपर्टी मैंने तुमसे ली है, जिंदगी भर कोशिश करोगी फिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी।
राघव के इतना कहते ही मनीष और अश्विनी कृष्णलाल और मीनाक्षी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। आप लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं, इसकी आप लोगों को सजा मिलेगी। प्लीज मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, वो दोनों आपके सास ससुर हैं। आज से तू इस घर की नौकरानी है, कोई प्यार व्यार नहीं है तुझसे। चल फर्श साफ कर, काली कहीं की। तुमने मेरे रंग और मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया। मैं इस धोखे का बदला सूद समेत लूंगी। अब ये काली बहू अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। सेजल के माता पिता का घर और जमा पूंजी सब छिन चुकी है। कृष्णलाल ने कर्ज चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया और अब एक छोटे से किराए के कमरे के मकान में रहते हैं। मीनाक्षी, किस्मत का खेल देखो। जिस घर का मैं मालिक था, आज उसी बिल्डिंग के बाहर मुझे चौकीदारी का काम करना पड़ रहा है। बुढ़ापे में ये दिन देखने थे। धीरज रखिए जी, हमें अपनी बेटी सेजल की चिंता करनी चाहिए। पता नहीं वो उस नरक में कैसे रह रही होगी। वो लोग उसे बहुत परेशान कर रहे होंगे। दूसरी तरफ सेजल के ससुराल में हालात बहुत खराब थे। सेजल जो कभी इस घर की बहू थी, अब फटे कपड़ों में फर्श पर पोछा मार रही है। ये भगवान, ये क्या दिन दिखा दिए। पहले दुनिया मेरे रंग पर ताने मारती थी, अब मेरे अपनों ने ही मुझे मेरे घर में नौकरानी बना दिया। ये रंग का भेदभाव इंसान को कितना अंधा बना देता है। तभी कीर्ति बाहर से आती है। उसकी चप्पल कीचड़ से सनी हुई है और वो जानबूझकर साफ किए हुए फर्श पर चलने लगती है। ओए कोयले की खदान, देख यहाँ कितनी गंदगी है, वहां भी मिट्टी पड़ी है। ढंग से पोछा मारना नहीं आता क्या? कैसा काम कर रही है तू? ननद जी, आप ये अच्छा नहीं कर रही है। मैंने अभी इतनी मेहनत से ये पूरा कमरा साफ किया था और आपने फिर से सब गंदा कर दिया। मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं। और सुन, ये घर तेरे चेहरे की तरह काला नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे की तरह चमकना चाहिए। चल दोबारा सफाई कर। तभी अश्विनी किचन से गरम चाय का कप लेकर आती है और बिना कुछ सोचे गरम चाय सेजल के हाथ पर फेंक देती है। हाँ मम्मी जी, ये क्या किया आपने? मेरा हाथ जल गया। इतनी गरम चाय क्यों फेंकी मुझ पर? इससे ज्यादा तेरा चेहरा जला हुआ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चिल्लाने की? उसने कहा दोबारा पोछा मार तो चुपचाप मार। अश्विनी गुस्से में पास पड़ी पोछे की बाल्टी को लात मार देती है, जिससे पूरे घर में गंदा पानी फैल जाता है। सेजल रोते हुए फिर से काम में जुट जाती है। ऐसी रात होती है, सेजल सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही है। राघव वहां आता है। माँ, मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत घिन आ रही है। क्यों? खाना क्यों नहीं खाएंगे? मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया है। क्योंकि तू काली कलूटी ने इस खाने को छुआ है। इसकी काली परछाई इस पर पड़ी होगी ना। मुझे नहीं चाहिए तेरा बनाया हुआ खाना। राघव गुस्से में खाने की प्लेट उठाता है और सारा खाना सेजल के चेहरे पर लगा देता है। आज से तू चेहरा ढक कर, यानी घूंघट में खाना बनाएगी। अगर मैंने कभी तेरा चेहरा किचन में देख लिया ना, तो तुझे फिर से बेल्ट से मारूंगा, समझ गई? बस अब बहुत हो गया, ये जुल्म अब और नहीं सहूंगी। अब ये काली बहू इस अमीर ससुराल के घमंड को मिट्टी में मिलाएगी और अपनी जीत हासिल करेगी। सेजल रोते हुए किचन में आती है और घूंघट ओढ़कर खाना बनाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल किचन में जा रही होती है। तभी ओ काली डकैत, कहाँ जा रही तू किचन में? मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। इतना कहकर अश्विनी सेजल की कलाई जोर से पकड़ती है। चूड़ियां टूटकर हाथ में धंसने लगती हैं। अश्विनी ऐसे खींचकर सेजल को घर से बाहर चिलचिलाती तेज धूप में लेकर आती है। आज से तू यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएगी। सेजल रोज 3 समय का खाना चिलचिलाती धूप में चूल्हे पर बनाती है। ऐसे ही एक दिन सेजल चूल्हे पर खाना बना रही होती है। वहीं अश्विनी और पड़ोसनें बात कर रही होती हैं। अश्विनी, सच बोलूं तो तुमने अपने बेटे के साथ नाइंसाफी की। तुम्हारे बेटे को लड़की पसंद थी, समझ में आता, पर तुम तो समझदार थी ना। ऐसी काली बहू लेकर आई हो जिसे धूप में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ अश्विनी बहन, इतनी भी काली बहू लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा गोरा चिट्टा राघव, इसे अगर समाज में लेकर खड़ा होगा ना, तो लोग ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर समझेंगे और लोग मजाक उड़ाएंगे कि वो देखो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चले आ रहा है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अश्विनी सेजल को कुछ पैसे और एक थैला थमाती है। जा घर के लिए राशन और सब्जियां लेकर आ, और सुन, पैदल जाना और पैदल ही आना। रिक्शा के पैसे नहीं दूंगी तुझे। पर मम्मी जी, बाहर बहुत तेज धूप है, इतनी गर्मी में पैदल जाना बहुत मुश्किल होगा। तू कौन सा जलकर और काली हो जाएगी? पहले से तो कोयला है। जा चुपचाप, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। सेजल भारी मन से पैदल सब्जी लेने निकलती है। बाजार में मौजूद दूसरे लोग उसे देखकर अजीब बातें करते हैं। तभी एक सब्जी वाला, अरे बहन जल्दी हटो यहाँ से, तेरी काली परछाई मेरी सब्जियों पर पड़ रही है, ग्राहक भाग जाएंगे तुझे देखकर। सेजल चुपचाप आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर बाजार में बने एक मॉल के गेट के बाहर वॉचमैन के कपड़ों में बैठे कृष्णलाल पर पड़ती है और सेजल तुरंत कृष्णलाल के पास चली जाती है। पापा, आप इस हालत में, आप यहाँ चौकीदारी क्यों कर रहे हैं? बेटी, अब गुजारा तो करना ही है। लोन भरने में सब चला गया। बगल में एक छोटा सा झोपड़ा लिया है, वहीं रहते हैं हम। पापा, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्होंने हमारे साथ जो किया है उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी।
आप कल हमारे पुराने वकील विक्रांत जी को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। इतना कहकर सेजल अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल सब्जियां खरीदने के बहाने कृष्णलाल के घर पहुंचती है। यहाँ विक्रांत आया होता है। सेजल जी, कानून सबूत मांगता है। आपको किसी तरह वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस लाने होंगे और उन पर राघव के साइन करवाने होंगे, जैसे उसने धोखे से आपसे करवाई थी। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए वकील साहब, अब ये सेजल वो नहीं रही जो हार मान जाए। मैं वो पेपर्स लेकर आऊंगी। सेजल घर वापस आती है तो अश्विनी उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है। इतनी देर कहाँ लगा दी सब्जियां लाने में? सच सच बता, कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं मम्मी जी, धूप बहुत थी और मैं पैदल थी, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। झूठ बोलती है मुझे, लगता है तू अपने उस भिखारी बाप से मिलने गई थी। तेरी इतनी हिम्मत! अश्विनी सेजल के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगती है। सेजल दर्द से कराह उठती है। छोड़ दीजिए मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं जल्दी आऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। यही तेरे लिए अच्छा होगा। जा अब स्टोर रूम में जाकर सो जा, आज तुझे कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। रात के समय राघव अपनी गर्लफ्रेंड शनाया को घर लेकर आता है। वो दोनों हॉल में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। राघव जी, आप इस लड़की को घर क्यों लाए हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अरे तू मेरी पत्नी? अपनी शक्ल देखी आईने में? ये है शनाया, मेरी होने वाली पत्नी। ये देख कितनी सुंदर और गोरी है। तू तो बस यहाँ की नौकरानी है। छी राघव, इस काली लड़की से बात मत करो। इसे कहो कि मेरे लिए जूस लेकर आए। तुझ जैसी लड़की तो सिर्फ नौकरानी बनने के ही लायक है। सेजल रोते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। वहां बैठकर वो एक पुरानी डायरी में कुछ लिखना शुरू करती है। किसी ने खूब कहा है, जब कोई सुनने वाला ना हो तो लिखना शुरू करो। मेरी खामोशी अब शब्दों में ढलेगी। मैं अपनी कहानी दुनिया को बताऊंगी। अब सेजल रोज रात को अपनी दास्तान लिखती है और सुबह सब्जी लेने के बहाने उन्हें शहर के एक मशहूर अखबार के एडिटर के लिए लेटर बॉक्स में डाल देती है। काश मेरी ये कहानियां कोई पढ़े। इसमें वो दर्द है जो समाज में फैले इस रंग के भेदभाव को जड़ से खत्म कर देगा। एक दिन जब वो लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल रही होती है तभी दो औरतें पास से गुजरती हैं। छी छी, कितनी काली लड़की है ये। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कोयला ही चल रहा हो। हाँ बहन, ये तो इतनी काली है कि किसी शुभ काम में चली जाए तो अपशगुन हो जाए। पता नहीं किस बदनसीब ने इसकी मांग भारी होगी। यही सोच तो मुझे बदलनी है। एक दिन हिंदुस्तान के हर घर में रंग का ये भेदभाव खत्म होकर रहेगा। दोपहर का समय है, घर के सब लोग सो रहे हैं। सेजल किचन में कुछ लिख रही होती है, तभी अश्विनी अचानक वहां आ जाती है। ये क्या कर रही है तू? क्या लिख रही है इस कागज पर? दिखा मुझे। अश्विनी सेजल के हाथ से कागज छीन लेती है और पढ़ने लगती है। हाँ, काली हूँ मैं, मुझे गर्व है काले होने पर, क्योंकि आईने को क्या दोष दूं जब रोशनी ही भेदभाव करती है। मेरे सांवले रंग को पाप कहने वालों, तुम्हारी सोच की कालिक सबसे गहरी है। अच्छा, तो यहाँ अपने कालेपन पर किताब लिखी जा रही है। अश्विनी सभी घर वालों को बुलाती है और सभी किचन के बाहर इकट्ठा होते हैं। राघव, मनीष जी, देखो इस काली कलूटी की हिम्मत। ये हमारे बारे में कहानियां लिख रही है, हमारी बुराई कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे बारे में लिखेगी? आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू लिखना भूल जाएगी। राघव सेजल को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन इस बार सेजल उसका हाथ हवा में पकड़ लेती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोचना भी मत राघव, अब ये पुराना वाला हाथ नहीं है जो तुम्हारी बेल्ट सहता रहेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा? तुझे पता है ना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैं तुझे अभी इस घर के बाहर धक्के मार कर निकाल दूंगा। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। कृष्णलाल और वकील विक्रांत पुलिस के साथ घर के अंदर आते हैं। राघव जी, रुक जाइए। अब आप इस घर से किसी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी और ये घर अब सेजल जी के नाम पर है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? राघव ने तो धोखे से सब अपने नाम करवा लिया था। ये कब और कैसे हुआ? अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये सब कैसे हुआ, तो सुनो। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक रात सेजल ने अश्विनी और मनीष को दूसरे घर में पेपर्स छिपाते हुए देख लिया था। फिर एक रात जब राघव नशे में था, सेजल ने सारा खेल पलट दिया। उस रात मैंने घर की सारी लाइट बंद कर दी थी। मैंने शनाया को बाथरूम में बंद किया और उसके कपड़े पहनकर राघव के पास पहुंची। शनाया, डार्लिंग तुम आ गई? बहुत अंधेरा है यहाँ पे। हाँ राघव, मैं ही हूँ। ये कुछ बिजनेस पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो, हमें बहुत पैसा मिलेगा। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ शनाया। लाओ, कहाँ साइन करना है? फ्लैशबैक खत्म होता है। सेजल मुस्कुराते हुए असली पेपर्स दिखाती है। तुमने मुझे धोखा दिया था, मैंने बस अपना हक वापस लिया है। और सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें तुम लोग मुझे मारते पीटते थे। ये वीडियो मैं कोर्ट में पेश करने वाला हूँ। आप सबको कम से कम 15 साल की जेल होगी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कर, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें माफ कर दे, हम तुझे अपनी बहू मान लेंगे। माफ तो मैं कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अब से तुम इस घर के नौकर बनकर रहोगे और मेरी गुलामी करोगे।
अरे समधी जी, आप तो बड़े दिल वाले हैं, अपनी बेटी को समझाइए ना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे चुप रहो, तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैं अच्छे से जानता हूँ। अब मेरी बेटी जो कहेगी वही होगा, वरना चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्णलाल और वकील वहां से चले जाते हैं। सेजल अब पूरे घर की मालकिन बन चुकी है और उसका बदला शुरू होता है। पापा जी, आप बहुत देर से खाली बैठे, जाइए बाजार और मेरे लिए बैंगन का भरता बनाने के लिए सब्जियां लेकर आइए, और हाँ, पैदल ही जाना। पर बहू, मेरी उम्र देखो, मैं इतनी दूर पैदल कैसे जाऊंगा? क्यों? मेरी माँ तो आपसे छोटी थी, वो कैसे पैदल आती थी? जाइए, वरना वकील साहब को फोन लगाती हूँ। और मम्मी जी, घर बहुत गंदा लग रहा है, चलिए पोछा उठाइए और पूरे घर में चमक दिखनी चाहिए। पर मेरी कमर में बहुत दर्द है बहू, मैं कैसे पोछा लगाऊंगी? जैसे मैं लगाती थी वैसे ही। और ननद जी, आप मेरे कमरे की साफ सफाई कीजिए, एक भी धूल का कण दिखा तो वॉशिंग मशीन में डालकर आपको ही धो दूंगी। और मैं क्या करूं? पति देव, आप किचन में जाइए और हाँ, घूंघट ओढ़कर आटा गूंथना शुरू कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपके बाल मेरे खाने में गिरे। घर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। जो लोग कल तक हुक्म चलाते थे, आज वो बेबसी में घर के काम कर रहे हैं। राघव किचन में खड़ा पसीने से तरबतर है। सेजल प्लीज मुझे माफ कर दो, इस घूंघट में मुझसे आटा नहीं गूंथा जा रहा है, बहुत गर्मी लग रही है और दम घुट रहा है, क्या मैं इसे हटा सकता हूँ? अरे अरे पति देव, इतनी जल्दी हार मान गए? अभी तो बस शुरुआत है। घूंघट मत हटाइए, वरना खाने की शुद्धता खराब हो जाएगी। वैसे अपनी गर्लफ्रेंड शनाया को बुला लीजिए, वो आपकी मदद कर देगी। इतना कहकर सेजल जानबूझकर आटे के परात में ढेर सारा पानी डाल देती है। ओहो, ये तो आटा गीला हो गया। अब इसे फिर से गूंथिए, और याद रहे, रोटियां बिल्कुल गोल और नरम होनी चाहिए। अरे मेरी गलती थी कि मैंने इस लड़की को कमजोर समझा। अब इस तपती गर्मी में मुझे ये सब सहना ही होगा। भगवान मुझे बचा लो। दूसरी तरफ कीर्ति हॉल में बैठी अपना फोन चला रही होती है। सेजल वहां आती है और उसे टोकती है। क्यों ननद जी, घर में बैठे बैठे फोन चलाने में बड़ा मजा आ रहा है? जाइए, बाथरूम में ढेर सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोना शुरू कीजिए। भाभी, क्या आप मुझसे कपड़े धुलवाएंगी? मैं आपकी प्यारी ननद हूं ना, मेरे कोमल हथेलियां खराब हो जाएंगी। जरूर धुलवाऊंगी, आखिर मैं तो काली हूँ, मेरा रंग कहीं कपड़ों पर ना लग जाए, यही डर रहता था ना आपको। अब आप अपने गोरे हाथों से इन्हें साफ कीजिए, और हाँ, हाथ से धोना है। अगर वॉशिंग मशीन की आवाज आई तो खैर नहीं। कीर्ति रोते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। तभी राहुल अपनी बाइक से घर वापस आता है। देवर जी, बड़ी बाइक घुमा रहे हैं आप, पेट्रोल के पैसे मेरी प्रॉपर्टी से जल रहे हैं। आज से आप बाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं भी जाना हो पैदल ही जाइएगा। भाभी, इतनी तेज धूप में मैं 25 किलोमीटर पैदल कैसे जाऊंगा? मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पैदल ही जाना होगा देवर जी। अच्छा सुनिए, मुझे छगन पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाने का मन है, जाइए और लेकर आइए। चिलचिलाती दोपहर में राहुल पैदल ही 25 किलोमीटर दूर पानी पूरी लेने जाता है। रास्ते में उसकी हालत खस्ता हो जाती है और वो पसीने से लथपथ होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। अरे कभी सोचा नहीं था एक दिन पानी पूरी लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सेजल भाभी ने तो हमारी बैंड बजा दी। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। सेजल आए दिन अपने ससुराल वालों को किसी न किसी बहाने धूप में दौड़ाती रहती है और कई बार उन्हें रात में सोने नहीं देती। ऐसे ही एक रात सेजल कृति के कमरे में आती है। इतनी रात में आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका काला चेहरा देखकर मैं डर जाती तो। डर क्या होता है, यही बताने तो मैं यहाँ आई हूँ। इतना कहकर सेजल 2 रबड़ की छिपकलियां निकाल कर कृति के ऊपर फेंक देती है। भाभी छिपकली, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, भाभी इसे निकालिए कमरे से। अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और आपको पता है, मैंने सुना है कि छिपकलियां जिसे काट देती हैं उसके चेहरे पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। अरे भाभी, मैं आपकी प्यारी नंदू, आज से कभी आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लीजिए। अब इतनी भी हड़बड़ी क्या है, अभी तो खेल में मजा आना शुरू हुआ है, अभी तो ऐसी चीखें आती रहेंगी। इतना कहकर सेजल मनीष और अश्विनी के कमरे में आती है और चुपके से एक नकली सांप में बंधी डोर मनीष और अश्विनी के कपड़ों में बांध देती है। अरे पापा जी, मम्मी जी, आप लोगों के पाँव के पास सांप है, जल्दी खुद को सांप से बचाएं। कहाँ है सांप, कहाँ है सांप? ए जी, कहीं सांप हमें काट ना ले। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। मनीष, अश्विनी और बच्चों के चेहरों की चमक अब गायब हो चुकी है। एक दिन पूरा परिवार घर के बाहर की सड़क और आंगन की सफाई कर रहा होता है। तभी पड़ोसन कांति और शांति वहां से गुजरती हैं। अरे शांति, देखो तो ये लोग कौन है? कितने काले और गंदे लग रहे हैं, जैसे कहीं के चोर उचक्के हों। हाँ बहन, देखो ना इनका रंग रूप कैसा कोयला जैसा हो गया, इनके पास से तो बदबू भी आ रही है। कांति बहन, मैं अश्विनी हूँ, ये मेरे पति मनीष जी। तुम हमें पहचान नहीं पा रही हो क्या? क्या अश्विनी बहन तुम? ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है?
तुम तो इतनी गोरी और सुंदर हुआ करती थी। कांति बहन, हमारी बहू को समझाइए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उसके रंग का मजाक उड़ाया, उसे परेशान किया। आज हमें समझ में आया कि जब कोई रंग पर ताने मारता है तो कैसा लगता है। जब हम सुंदर थे सब सम्मान करते थे, आज हमारी हालत खराब है तो सब हमें ताने दे रहे हैं। रंग ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का व्यवहार असली खूबसूरती है। सेजल बहू, अब इन्हें माफ कर दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो बेचारों का क्या हाल हो गया है। नहीं कांति चाची, अभी इन्हें पूरा एहसास नहीं हुआ है, ये सब अभी नाटक कर रहे हैं। इन्हें थोड़ा और इस रंग की तपिश को महसूस करने दीजिए। कुछ और दिन बीतते हैं। पूरा परिवार हार मानकर एक साथ कृष्णलाल के पास पहुंचता है। सबके कपड़े फटे पुराने और चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई हैं। ससुर जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अब हमसे ये सब और सहन नहीं हो रहा है। मेरे बुजुर्ग माता पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हम सेजल से माफी मांगते हैं। जी, अब मुझे लगता है कि सेजल इन्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। अब इनके चेहरों पर वो घमंड नहीं रहा, इन्हें माफ कर देना चाहिए। कृष्णलाल और मीनाक्षी सेजल के पास पहुंचते हैं। सेजल हॉल में आराम से बैठी है। बेटी, अब अपने ससुराल वालों को माफ कर दे। उन्होंने अपनी सजा भुगत ली और उन्हें रंग भेद की कड़वाहट का स्वाद मिल गया है। नहीं पापा, मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा था। बेटी, इनके चेहरों को देख, अब इनमें और तुझ में रंग का कोई फर्क नहीं बचा है। इन्होंने समाज के ताने भी सुन लिए, अब इन्हें माफ कर दे और एक नई शुरुआत कर। ठीक है माँ, आपकी बात मान लेती हूँ। अब से ये सब घर में इज्जत से रह सकते हैं। मैं इनसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, बशर्ते ये फिर से वही पुरानी मानसिकता ना अपना ले। तभी दरवाजे पर कुछ औरतें आती हैं। ये एक बड़े एनजीओ की सदस्य है। क्या यहाँ सेजल जी रहती हैं? सेजल जी, हमने आपकी वो कहानियां पढ़ी हैं जो आपने अखबारों को भेजी थी। आपकी कहानियों ने समाज में तहलका मचा दिया। बहुत से लोगों ने रंग के आधार पर भेदभाव करना छोड़ दिया है। आपकी कहानियों को महिला सशक्तिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार जैसा बड़ा सम्मान मिल रहा है। मेरा सपना पूरा हुआ। मैं सिर्फ अपना हक नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि समाज से ये काली गोरी वाली बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहू, हमें गर्व है तुझ पर। तूने ना सिर्फ हमें सुधारा बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। हमें माफ कर दे। सेजल मुस्कुराती है और सबको गले लगा लेती है। राघव भी अपनी गलती मानकर शनाया को हमेशा के लिए छोड़ देता है। सेजल अपना पुरस्कार लेती है और अब सेजल के अमीर ससुराल में रंग का कोई भेदभाव नहीं है। पूरा परिवार खुशहाली के साथ रहने लगता है। काली बहू ने अपनी बुद्धिमानी और कलम की ताकत से एक बड़ी जीत हासिल की।